जैसे जैसे लेडीज़ की एज बढ़ती है तो उनमें अंडे बनाने की जो गुंजाइश रहती है वो कम हो जाती है, साथ के साथ उनकी जो क्वालिटी होती है वो भी अंडों की कम हो जाती है। किसी किसी लेडीज़ में यंग एज में ही उनका ओवेरियन रिजर्व जो होता है, गुंजाइश बनाने जो अंडे बनाने की गुंजाइश होती है कम हो जाती है, उन लेडीज़ को भी जल्दी से जल्दी IVF करवाना चाहिए। कैसे चयनित किया जाता है कि कौन से वो कपल्स होंगे जिनको इनकी ज़रूरत रहती है? अगर मेल फैक्टर है, मतलब कि जो हस्बैंड है उसके शुक्राणु में कमी है, कोई क्वालिटी में कमी है या फिर उनकी तादाद ही नहीं है, बन नहीं रहे हैं, तो ऐसे केसेस में शादी को बहुत साल हो गए हैं, बच्चा नहीं लग रहा है, बहुत ट्रीटमेंट ले लिया है, दर बदर घूमते रहते हैं इधर उधर, अगर IVF किया जाए तो सक्सेस रेट बहुत अच्छा रहता है, मतलब कि उनको प्रेगनेंसी जल्दी मिल सकती है। IVF के बारे में अगर बात करूं तो क्या सिंगल बच्चा या जुड़वा बच्चा दोनों हो सकते हैं इसमें? ये कितना आप मानते हैं कि इसमें ये चीज़ हो सकती है? देखो, ऐसा होता है IVF में जुड़वा बच्चों के जो दर होता है वो लगभग 30% होता है। निसंतान दंपतियों को हताश निराश होने की आवश्यकता नहीं है। अब उनके आंगन में भी खुशियां आ सकती हैं। वो कैसे आ सकती हैं, किस तरह से आ सकती हैं और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उस तमाम जानकारी के लिए मेरे साथ हैं डॉक्टर अनादीप चंदी, फर्टिलिटी विशेषज्ञ हैं। तमाम जानकारियां इनसे हासिल करेंगे। फिलहाल कैथल के सिग्नस हॉस्पिटल में परामर्श के लिए पहुंची हुई हैं, लेकिन वो परामर्श किस तरह का फिलहाल इन सभी को दिया जाता है और आप तक की किस तरह की जानकारी के लिए वीडियो हो सकते, तो तमाम जानकारियां आप तक पहुंचाएंगे। नमस्कार मैडम। नमस्ते। कैथल टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, पहले तो आपके बारे में बताएं, ये सभी तालीम कहाँ से हासिल की है और कितने टाइम से आप इस फील्ड में हैं? ठीक। मेरा नाम डॉक्टर अनादीप चंदी है और मैं IVF कंसल्टेंट हूँ Cloud9 पंचकुला में। मेरी MBBS और जो MS डिग्री है ऑब्स गायनिंग के अंदर वो PGI रोहतक से है। उसके बाद में मैंने 3 साल की सीनियर रेजिडेंसी जो कि तालीम को और ज़्यादा निपुण बनाने के लिए होती है, वो मैंने करी है GMCH 32 चंडीगढ़ से। इसके बाद में मैंने फेलोशिप करी है IVF के अंदर, ये मैंने केरला से किया है कोर्स, और साथ में मैंने लेप्रोस्कोपी सर्जरी के लिए भी तालीम पाई है, जो कि ICOG एक नेशनल लेवल फेलोशिप प्रोग्राम होता है, उसके ज़रिए से। सभी बातों के ऊपर चर्चा करेंगे। तो IVF क्या है? देखिए, IVF जो कि आम भाषा में हम बोल देते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी, ये हाईली एडवांस तरीका होता है। इसमें क्या होता है कि जो ओवरीज होती हैं एक फीमेल की, उसको हम इंजेक्शन के ज़रिए ज़्यादा स्टिमुलेट करते हैं ताकि वो ज़्यादा तादाद में अंडे बना सकें। ये अंडे फिर हम स्पेशल लैब, जिसको हम IVF लैब भी बोल देते हैं, उसके अंदर ये अंडों के साथ में हम स्पर्म मिलाते हैं जिससे कि बच्चा बनता है। फिर ये बच्चा हम डायरेक्टली बच्चादानी में डालते हैं, जो एम्ब्रियो है वो फिर ट्रांसफ़र करते हैं हम बच्चादानी में। तो ये जो मेथड होता है, ये एडवांस मेथड सबको नहीं ज़रूरी होता है, लेकिन कुछ कारण ऐसे होते हैं कि जिसके अंदर अगर IVF किया जाए तो सक्सेस रेट बहुत अच्छा रहता है, मतलब कि उनको प्रेगनेंसी जल्दी मिल सकती है। जैसे कि एज है, जैसे जैसे लेडीज़ की एज बढ़ती है तो उनमें अंडे बनाने की जो गुंजाइश रहती है वो कम हो जाती है, साथ के साथ उनकी जो क्वालिटी होती है वो भी अंडों की कम हो जाती है। तो ऐसे केसेस में भी IVF से सक्सेस रेट जल्दी ज़्यादा होती है और प्रेगनेंसी जल्दी मिलती है। या फिर किसी किसी लेडीज़ में यंग एज में ही उनका ओवेरियन रिजर्व जो होता है, गुंजाइश बनाने जो अंडे बनाने की गुंजाइश होती है कम हो जाती है, उन लेडीज़ को भी जल्दी से जल्दी IVF करवाना चाहिए। या फिर जिनकी ट्यूबें बंद हैं, या फिर ट्यूबों में पानी भर गया है, या फिर कोई ओवरी के अंदर सिस्ट है, स्पेशली चॉकलेट सिस्ट है, ऐसे केसेस में भी जो अंडों की तादाद है वो जल्दी ज़्यादा तेज़ी से कम होती है, तो इन केसेस में भी हमें IVF के लिए जाना चाहिए। इसके अलावा अगर मेल फैक्टर है, मतलब कि जो हस्बैंड है उसके शुक्राणु में कमी है, कोई क्वालिटी में कमी है या फिर उनकी तादाद ही नहीं है, बन नहीं रहे हैं, तो ऐसे केसेस में भी IVF से सक्सेस रेट ज़्यादा रहता है। कैसे चयनित किया जाता है कि कौन से वो कपल्स होंगे जिनको इनकी ज़रूरत रहती है, कौन से वो क्राइटेरिया रहता है कि इसी कपल्स को इसकी ज़रूरत हो सकती है IVF की? ठीक। देखिए, ऐसा होता है, कोई भी इनफर्टाइल कपल आता है जिसकी शादी को 1 साल हो गया है, या फिर कोई कपल है जिसकी एज ऑलरेडी 35 से अबव हो गई है, 6 महीने हो गए हैं शादी को, बच्चा नहीं लग रहा है, तो ऐसे केसेस में हम यूजुअली इनफर्टिलिटी वर्कअप करते हैं। ये वर्कअप में क्या होता है, ब्लड टेस्ट भी होते हैं, अल्ट्रासाउंड भी होता है, सीमन एनालिसिस भी होता है, मतलब कि हस्बैंड के शुक्राणु की जाँच
जांच भी होती है। तो इन ब्लड टेस्ट, अल्ट्रासाउंड और शुक्राणु की जांच से हम बेसिकली थोड़ा सा आइडिया लगाते हैं कि कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी यानी कि कारण क्या है कि बच्चा नहीं हो पा रहा है, उसको हम चिन्हित करते हैं और उसके बेसिस पे फिर ट्रीटमेंट प्लान डिसाइड होता है। फिर अगर ये कॉजेज जो हमने पहले डिस्कस करे, अगर ये कॉजेज में वो फिट बैठते हैं, शादी को बहुत साल हो गए हैं, बच्चा नहीं लग रहा है, बहुत ट्रीटमेंट ले लिया है, दर बदर घूमते रहते हैं इधर उधर, जहाँ पर स्पेशलिस्ट नहीं बैठे होते हैं वो भी वहीं पर ही बार बार ट्रीटमेंट कराते रहते हैं, खर्चा ऑलरेडी इतना ज़्यादा हो चुका होता है, इन कपल्स को आइडियली जो फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट होते हैं, जो आईवीएफ से जिनका ताल्लुक रहता है, जो इसी में जिनकी स्टडी हो रखी होती है, उनके पास जाना चाहिए ताकि जल्दी से जल्दी वो प्रेग्नेंट हो सकें और जो ये टाइम पीरियड जो वेस्ट करते रहते हैं वो थोड़ा सा कम मेरा रहे। वही सवाल था, क्योंकि अक्सर देखा जाता है जब संतान नहीं होती है तो कहने के झाड़ फूक या आयुर्वेदिक डॉक्टर्स के पास, इन तरह के पास जो है वो चक्कर लगाए, तो उसको कितना ज़रूरी मानते हैं और वो कितना सही मानते हैं कि वो उससे कोई इलाज हो सकता है या उससे कोई संतान जो है वो पैदा हो सकती है? देखो ऐसा है कि इंडिया के अंदर अगर हम बात करें, स्पेशली हरियाणा में बात करें, तो अवेयरनेस जो है वो बहुत कम है। बच्चा क्यों नहीं लग रहा है, ये बेसिक जो कारण है वही नहीं पता है लोगों को। तो जब अवेयरनेस नहीं है, जब पता ही नहीं है, थोड़ी सी मेडिकल नॉलेज कम रहती है, तो ऐसे में जो भी कोई कुछ भी बोल देगा तो उसके पीछे वो लग जाते हैं पेशेंट्स। स्पेशली जो छोटी जगह होती हैं वहाँ पर इतने स्पेशलिस्ट डॉक्टर ही नहीं होते हैं, तो वो वहीं पर ही दिखाते रहते हैं ना। झाड़ फूक वाले और ये कहीं ना कहीं गुमराह करते हैं उन व्यक्तियों को। बिल्कुल बिल्कुल, ये गुमराह भी हो जाते हैं और कुछ टैबू भी है एक्चुअली। आईवीएफ जो है कुछ लोग उनके मन में गलत शंका बैठी हुई है कि आईवीएफ कुछ बहुत ही कुछ अजीब प्रोसीजर है। अजीब नहीं है, ये बिल्कुल मेडिकली साउंड प्रोसीजर है। बहुत सालों से इसके ऊपर बहुत रिसर्च हो चुकी हैं। उसके बाद में जो बेस्ट एडवांस जिसको बोलते हैं, जो बेस्ट एडवांस मेडिकल ट्रीटमेंट है वो आईवीएफ है, जिससे आप जल्दी से जल्दी संतान पा सकते हैं। लगातार हम इस पर डिस्कस कर रहे हैं और तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं और उन सभी व्यक्तियों को पहुंचा रहे हैं जिनको संतान की जरूरत है, इनके संतान नहीं हो पा रही। अगर इस आईवीएफ की सफलता की दर की अगर हम बात करें, रेशो की बात करें, तो वो रेशो कितना सफलतम जो है वो माना गया है, देखा गया है? देखिए आईवीएफ में यूजुअली 50 to 60% सक्सेस रेट होती है। मतलब कि अगर 100 कपल्स का हम आईवीएफ करते हैं तो उनमें से 50 से 60 कपल्स पॉजिटिव हो जाएंगे। ठीक है, अगर ये है, मैं एवरेज सक्सेस रेट बोल रही हूँ, किसी में सक्सेस रेट ज़्यादा होती है। जैसे कि पीसीओडी पेशेंट है जिसमें अंडों की दर अच्छी है, या यंग एज के अंदर कोई पेशेंट आ जाता है सिर्फ ट्यूब्स में प्रॉब्लम है, तो इनमें सक्सेस रेट 70-80% तक भी हो सकता है। पर अगर कोई एडवांस एज में जैसे 38 ईयर्स 39 ईयर्स लेट आ रहे हैं, या फिर शुक्राणु बिल्कुल ही नील हैं, तो ऐसे केसेस में अगर खुद के स्पर्म या खुद के अंडों से आप करेंगे तो सक्सेस रेट काफ़ी कम रहता है, लगभग 10% 20% भी हो सकता है। तो यूजुअली ऐसे पेशेंट्स को फिर कई बार डोनर आईवीएफ भी एडवाइस कर देते हैं, जिसमें एक यंग लेडी के अंडे या फिर एक हेल्दी यंग मेल के स्पर्म लेकर हम फिर बच्चा बनाते हैं, जो कि फिर बाद में ट्रांसफ़र हो सकते हैं। तो सक्सेस रेट जो होती है यूजुअली ये डिपेंड करती है कि कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी क्या है, मतलब कारण क्या है इनफर्टिलिटी का, ये वेरी करता है। बट एवरेज देखें तो 50 to 60% सक्सेस। एक सवाल ये भी सामने निकल कर आता है, वो पूरी रेशो किस तरह से निकाली जाती है कि कमी किस में है, मेल में है फीमेल में है, तो वो किस तरह से जांच की जाती है? वो भी सामने कुछ तथ्य निकल कर आते हैं कि कमी किस में है, लगता है? देखो जो हम इनिशियल वर्कअप करते हैं इनफर्टिलिटी में, उसमें तो पता लग ही जाता है। जैसे ब्लड टेस्ट हमने फीमेल के करे, साथ में अल्ट्रासाउंड भी फीमेल का करा है, साथ में शुक्राणु का टेस्ट हमने मेल का किया है। तो अगर शुक्राणु में कमी आ रही है तो ऑब्वियसली मतलब जो मेल है, जो हस्बैंड है, उसमें थोड़ी कमी है। और पाया गया है कि लेडीज़ के अंदर यूजुअली 30 to 40% कारण, मतलब जो अगर हम इनफर्टिलिटी के कारण देखें तो यूजुअली लेडीज़ के कारण ज़्यादा पाई जाती हैं। हाँ, 30 to 50% तक भी महिलाएं पाई जाती हैं। बट आजकल अगर देखा जाए तो मेल्स में भी उतना ही इक्वल रेशो आ रहा है इनफर्टिलिटी का। या तो वो लेट डिटेक्ट करते हैं, कुछ शर्म के कारण बाहर आगे नहीं। क्या रहता है मैम इस चीज़ का कारण, क्या रहता है, क्या कारण रहता है? खान पान का कहीं कारण रहता है या कुछ और कारण रहता है? देखो ये हो सकता है, अब इन्वायरमेंटल फैक्टर जिसको बोलते हैं, इतनी प्रदूषित हवा हो रखी है, पानी भी अब तो अच्छा नहीं मिलता है, खाने में भी इतनी मिलावट हो रखी है, तो ये इन्वायरमेंटल फैक्टर्स तो हैं ही है। साथ में मोबाइल सारा टाइम मोबाइल
जेबों में रहता है, तो वो लोकल पार्ट जो प्राइवेट पार्ट है उसी के पास में ही रह रहा है, उससे भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज रिलीज होती हैं। तो स्टडीज कहती हैं कि वो मोबाइल्स का इफेक्ट है इस चीज पर। हाँ बिल्कुल, स्टडीज हो रखी हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेज वाईफाई से या फिर मोबाइल से जो रिलीज होती हैं वो भी कहीं ना कहीं शुक्राणु के ऊपर भी असर डालती हैं। अंडादानी पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट अभी तक नहीं दिखा है, लेकिन डेवलपिंग एम्ब्रियो के ऊपर जो मतलब बच्चा बन रहा होता है उसके ऊपर जरूर इफेक्ट दिखा है। तो क्या लगता है कि अगर IVF के बारे में अगर बात करूं तो क्या सिंगल बच्चा या जुड़वा बच्चा दोनों हो सकते हैं इसमें? ये कितना आप मानते हैं कि इसमें ये चीज़ हो सकती है? देखो ऐसा होता है IVF में जुड़वा बच्चों के जो दर होता है वो लगभग 30% होता है। यूजुअली हम 2 से 3 एम्ब्रियो हम ट्रांसफ़र करते हैं सक्सेस रेट को बढ़ाने के लिए। किसी किसी पेशेंट में दोनों के दोनों एम्ब्रियो लग जाते हैं तो जुड़वा हो जाएगा। तो अगर देखा जाए तो लगभग अगर हम 100 IVF कर रहे हैं तो लगभग 100 पॉजिटिव आ रहे हैं, तो उसमें लगभग 30 के आसपास जुड़वा बच्चे हो सकते हैं। किसी किसी में रेयर केसेस में 3 बच्चे भी हो सकते हैं, जिसको हम ट्रिपलेट बोलते हैं, तो उसका दर थोड़ा कम होता है, लेस देन 10% रहता है, लेकिन हाँ जुड़वा बच्चे भी हो सकते हैं। मैम अब बात आती है खर्चे की। आप जो आम आदमी की पॉकेट है उस पर कितना जो है इसका खर्च पड़ने वाला है, इसका पूरा खर्च की अगर बात करें तो क्या कुछ रहता है? देखिए खर्चा IVF खर्चे वाला है ये प्रोसीजर। मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि ये सस्ता नॉर्मल दवाइयाँ हैं। इसमें इंजेक्शन दिए जाते हैं और हाई क्वालिटी के इंजेक्शंस होते हैं जो कि आपको लगातार 9 से 10 दिन 12 दिन तक लगाने पड़ते हैं। तो ये इंजेक्शंस का ही खुद से खर्चा बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर देखा जाए खर्चा लगभग 1.25 लाख से 2 लाख तक का आ जाता है, पर ये डिपेंड करता है आपकी कंडीशन क्या है। अगर तो नॉर्मल मतलब जो कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी यानी कारण जो इनफर्टिलिटी का है, अगर सिर्फ ट्यूबल फैक्टर है जिसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है तो उसमें खर्चा कम रहता है। अगर एडिशनल हमें कोई और प्रोसीजर करना पड़ जाता है, जैसे कि टीज़ा प्रोसीजर है जिसमें हमें टेस्टिस से ही स्पर्म निकालने पड़ते हैं, तो उसमें एडिशनल खर्चा भी ऐड हो जाता है। तो जो खर्चा यूजुअली हम IVF में बोलते हैं वो डिवाइड होता है लैब के चार्जेस और इंजेक्शन के चार्जेस। मैम आखिरी सवाल मेरा आपसे ये भी है, आप सिग्नस हॉस्पिटल में कब अवेलेबल होंगे और तमाम दर्शक आपको देख रहे हैं तो उनके लिए क्या मैसेज रहने वाला है? देखिए हमने बहुत सोच समझ के कैथल डिसाइड किया, क्योंकि कैथल ऐसी जगह है जो कि इंटीरियर ऑफ हरियाणा है और यहाँ पर एज सच लोगों को बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है कि फर्टिलिटी ट्रीटमेंट क्या होते हैं, IVF क्या होता है, और इससे जुड़ी जो जानकारी है वो कम है। तो हमने ये सोचा कि यहीं पर आके क्यों ना लोगों को ये एक तरीके से होप दी जाए कि अगर जो निसंतान कपल्स हैं उनके अंदर भी बच्चा जो होने की होप होती है, और एक IVF बहुत महत्वपूर्ण जरिया है जिससे कि वो प्रेगनेंसी जल्दी अचीव कर सकते हैं। तो हमने ये डिसाइड किया है कि हर महीने में 3rd फ्राइडे जो है वो हम यहाँ पर फ्री कंसल्टेशन IVF कंसल्टेशन कैंप लगाएंगे, जिससे कि लोगों को बाहर दूर नहीं जाना पड़ेगा और एटलीस्ट उनका वर्कअप लोकल उनके घरों के आसपास ही हो पाएगा। महीने के तीसरे शुक्रवार को सिग्नस हॉस्पिटल में आप मिलेंगे। बिल्कुल। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।